नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवविद क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ परसेंटेज क्या है, हानि परसेंटेज क्या है, अंकित मूल्य क्या है और अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है तो प्रश्न कैसे हल होते हैं, इन सबको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। फार्मूला आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन फार्मूला के बिना आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को हल कैसे कर सकते हैं इसको बताऊंगा। तो ये वीडियो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, मैं जो उदाहरण के साथ जो आपको समझाने वाला हूँ उसको अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको बिल्कुल भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाला इस चैप्टर में। ठीक है, और मैं तो बनाऊंगा क्वेश्चंस भी, तो बिना फार्मूले के बना रहा हूँ, मतलब मैं फार्मूले को लगाऊंगा नहीं, एक्चुअल में वो फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं फार्मूला लिख कर बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बहुत बढ़िया से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखेंगे वीडियो कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है, आप किसी सामान को खरीदने जब जाते हो दुकान, तो जिस रेट में आप खरीद के आए उसको क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य। दुकानदार ने उसको आपको जितने में बेचा वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो एक ही वस्तु का दो चीज निकलेगा ना, क्रय मूल्य वो आपके लिए हुआ, तो वही रेट दुकानदार के लिए क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ की बात किया जाए। लाभ तभी होगा आपको जब आपने किसी वस्तु को कम में खरीदा और अधिक में बेच दिया। क्या बोला, लाभ आपको तभी होगा जब आप किसी वस्तु को कम में खरीदा और अधिक में बेच दिया। अर्थात लाभ कैसे निकाला जाएगा, अधिक मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अधिक क्या था, आपने बेचा ना, बेचा मतलब कि सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। तो लाभ का फार्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि होगा अगर आपको, तो हानि कैसे हुआ है करके समझेंगे। आपने अधिक में खरीदा था, मतलब कि सेलिंग क्रय मूल्य अधिक रहा होगा और आपने बेच दिया उस वस्तु को कम मूल्य में, कम मूल्य में बेच दिया आपने, अर्थात हानि हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये एक फार्मूला हुआ। अब बात किया जाए लाभ के परसेंटेज का, तो अभी तो मैं फार्मूला डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन इसको मैं तुलना करके आपको बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से कि आपको फार्मूले की जरूरत है भी नहीं करके। अभी फिलहाल लाभ परसेंटेज अगर निकालने बोला है आपको, तो बटे के ऊपर में लाभ को रखें, जितना लाभ हो रहा है उतने को, और बटे के नीचे में हमेशा क्या मिलेगा आपको, क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज निकालें चाहे हानि परसेंटेज निकालें, हमेशा बटे के नीचे में क्या मिलेगा आपको, क्रय मूल्य ही मिलेगा, क्योंकि लाभ तथा हानि की गणना, ये एक और प्रश्न, लाभ तथा हानि की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर ही की जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। अब ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये बेसिक बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में जो बोला रहेगा उसके अनुसार ना चीजें आगे एक्स्ट्रा रूप में डील हो सकता है। ठीक है, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए अगर मैं लाभ परसेंटेज निकाल रहा हूं तो लाभ बटे क्रय मूल्य तो रहेगा ही रहेगा, लाभ के साथ गुना करना पड़ेगा आपको 100 का, तब निकलेगा ये लाभ परसेंटेज। अगर वैसे ही मेरे को हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि बराबर क्या, हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा, हानि बटे में क्रय मूल्य और हानि के साथ गुना होगा 100 का, तब निकलेगा हानि परसेंटेज। परसेंटेज निकाल रहा हूं इसलिए 100 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और कि एक्स्ट्रा खर्च की बात, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय ना, क्रय मूल्य आपने किया, जैसे कि मान लो आपने पंखा खरीदा 1000 रुपए का, पंखा खरीदा सेकेंड हैंड खरीद लिया मान लो 1000 रुपए का, लेकिन उस पंखे का जो कंडेंसर वगैरह है वो ठीक नहीं था, तो आपने कंडेंसर भी अलग से खरीदा। आपने 1000 का वो पंखा खरीदा, कंडेंसर खरीद लिया मान लो 50 रुपए का, तो ऊपरी व्यय क्या हुआ आपके पास, वो 50 रुपए हुआ, जिसमें आपने पंखे के अलावा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा आपको। कंडेंसर खरीद लिए, मान लो वो पंखा अच्छे से पेंट नहीं था, तो उसमें पेंट चढ़वाने का खर्च 50 रुपए ले लें, तो 50 रुपए आपके पास कंडेंसर का खर्च, 50 रुपए आपके पास पेंट करवाने का खर्च, ये एक्स्ट्रा व्यय है अर्थात ऊपरी व्यय है। ठीक है, आपने खरीदा कितने में पंखे को, तो पंखे को आपने खरीदा है 1000, लेकिन आपने टोटल पैसा कितना दिया, आपके जेब से कितना पैसा गया, आपके जेब से टोटल पैसा गया 1000 और 100 रुपए अर्थात 1100 रुपए। तो इस बार लागत मूल्य क्या होगा,
ठीक है, लागत मूल्य, उस क्रय मूल्य में 100 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्योंकि आपके जेब से वो 100 रुपये भी गया है। तो क्रय मूल्य 1000 और 100 रुपये एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ उसको मिलाकर 1100 रुपये क्या कहलाएगा, लागत मूल्य कहलाएगा। ठीक है, लागत मूल्य कहलाएगा वो। फिर इसके बाद आपको मैं बिल्कुल अंकित मूल्य के बारे में बताऊंगा। तो अंकित मूल्य क्या है आपके पास, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, जिसको इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक ही होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ना दुकानदार वाली बात है कि विक्रय मूल्य से अधिक होता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में छूट दे देता है दुकानदार, और ऐसे छूट देता है कि उसको भी फायदा हो और खरीदने वाले को भी लगे कि वो ना अंकित मूल्य से ज़्यादा नहीं ले रहा है पैसा करके। ठीक, तो उसको भी फायदा टाइप का नजर आए। अब देखो, अंकित मूल्य तक हो गया बातें, मैं आपको बिल्कुल उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। जितना आप अभी फार्मूला लिखाया पड़ा है आपके सामने में स्क्रीन में, वो सब फार्मूला आता कैसे है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि ये आप हैं, मतलब कि आप राम हैं, ठीक है, और आप दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले से आपने चाय पत्ती लिया, दुकान वाले ने उस चाय पत्ती को कितने में खरीदा है, 45 रुपये में। ध्यान से सुने क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। दुकान वाले ने उस चाय पत्ती को कितने में खरीदा, 45 रुपये। आपने दुकान वाले से चाय पत्ती को कितने में खरीदा, 47 रुपये में। फिर आपने इस चाय पत्ती को अपने दोस्त श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया कितने में, 49 रुपये में। 49 रुपये में बेचा है आपने ना उस चाय पत्ती को। स्टोरी क्या क्या समझ में आया, आप गए दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने उस चाय पत्ती को 45 रुपये में ख़रीदा था, और उस चाय पत्ती का अंकित मूल्य ना, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपये। 50 रुपये, ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य अर्थात उस चाय पत्ती पे लिखा हुआ मूल्य कितना है, 50 रुपये, जिसको खरीद कर आया दुकानदार ने कितने रुपए में, 45 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसको छूट दिया गया और 45 रुपये में 5 रुपये का छूट लेकर वो 45 रुपये में खरीद के आ गया। राम को दुकानदार ने उस चाय पत्ती को 47 रुपये में बेचा, अर्थात राम ने 47 रुपये में चाय पत्ती को खरीदा, जबकि श्याम ने उसी चाय पत्ती को 49 रुपये में दुकान वाले से नहीं खरीदा, डायरेक्ट किससे खरीद लिया, राम से खरीद लिया। श्याम दुकानदार से भी खरीद सकता था डायरेक्ट, ये सब कहानी बाद में, फिलहाल अभी इतना। क्या समझ में आया अब इससे, क्या क्या बात समझ में आया। दुकान वाले को 5 रुपये का छूट मिला करके समझ में आया। दुकानदार ने राम से कितना पैसा कमाया, तो 2 रुपये का कमाया, क्योंकि 45 में खरीदा 47 में बेचा, मतलब कि 2 रुपये का लाभ हुआ। तो अगर आपको लाभ या हानि पूछ रहा है तो डायरेक्ट लाभ यहाँ पे लग रहा है ना, तो हानि थोड़ी निकालेंगे। दुकान वाले के लिए लाभ कितना हुआ, 47 माइनस 45, 2 रुपये। राम ने श्याम को बेच दिया 47 से 49 रुपये में, तो राम को फायदा हुआ 2 रुपये का, अर्थात लाभ हुआ उसको 2 रुपये का, 49 माइनस 47 करके। ठीक है, अब यहीं पे बातें गड़बड़ होती है। क्या बातें, कि दुकानदार ने 45 से 47 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ परसेंटेज जो आएगा, चूँकि यह भी 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, इसलिए इसका लाभ परसेंट दोनों सेम होगा, सोचते हैं हम लोग। यही तो गलती है, दोनों का लाभ परसेंट सेम नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं लाभ निकाल लेता हूँ किसका। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ कि दुकानदार को कितना छूट मिला, तो 50 में से 45, यही तो छूट मिला, 5 रुपये का छूट मिला आपके पास आंसर। दुकानदार को लाभ कितना हुआ बोलेंगे, दुकानदार को लाभ, अब दुकानदार को जब लाभ होगा ना, तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा इस 50 रुपये को, मैं देखूंगा दुकानदार ने कितने में ख़रीदा था और दुकानदार ने कितने में बेच दिया। दुकानदार ने कितने में बेचा है, 47 रुपये में बेचा है। ये 47 रुपये दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए, दुकानदार का लाभ निकाल रहा हूँ ना मैं, लाभ परसेंटेज नहीं, लाभ निकाल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 47 माइनस 45। 47 क्या था दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, और 45 क्या है आपके पास दुकानदार के लिए क्रय मूल्य। तो ये हो गया आपके पास कितना रुपए, 2 रुपये। 2 रुपये का लाभ हुआ। अब यही आपको फार्मूले के रूप में दिखता है कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है करके। अब ये सिंपल सा लॉजिक है ये।
फिर इसके बाद और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसमें, दुकानदार को, राम को लाभ कितना हुआ, राम को लाभ कितना हुआ, राम ने बेचा है ना उसको, तो राम को लाभ होगा क्योंकि कम में खरीदा अधिक में बेच दिया, तो राम को भी 2 रुपये का लाभ हो रहा है। 49 में बेचा, 47 में खरीदा था, तो ये हो गया आपके पास 2 रुपये का लाभ। ठीक है, फिर इसके बाद यदि मैं पूछूंगा कि दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ, अब यहीं पे ना मेन क्वेश्चन अब यहीं से आ रहा है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है, दुकानदार का ना, दुकानदार का लाभ प्रतिशत। देखो दुकानदार ने 50 रुपये वाले चीज़ को कितने में खरीद के लाया था, वो 45 रुपये में, और 45 रुपये दुकान वाले के जेब से गया, जबकि उसके जेब में कितना आया, 47 रुपये, अर्थात उसको लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का। ठीक है, तो आपको हमेशा ना जितना लाभ हो रहा है उसको ऊपर में रखना है, 2 रुपये का लाभ हुआ। अब बात 2 रुपये का लाभ तो हुआ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 47 पर हुआ, आपको ये बोलना पड़ेगा कि 45 रुपये पर हुआ है उसको लाभ, 45 रुपये पर हुआ ना उसको लाभ, क्योंकि तुलना किससे किया जाना है, 45 रुपये से। ठीक है, अगर 45 रुपये बेच तो 47 रुपये में रहा है, मान लो 44 रुपये में खरीद के लाता तो फिर 3 रुपये का लाभ हो जाता उसको। तुलना हमेशा किससे होगा, क्रय मूल्य से ही होगा। तो नीचे में क्या रहेगा आपके पास 45, फिर परसेंटेज निकाल रहा हूँ इसलिए क्या करूँगा मैं, गुना 100%। अब इसको हल करूँगा तो आंसर आएगा वो अपना जितना भी आंसर है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ से ये क्या समझ में आया, 2 क्या था लाभ, 45 क्या था क्रय मूल्य, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये आपको दिख रहा होगा फार्मूले में। तो इस फार्मूले को रटना नहीं है बोला मैं, आपको डायरेक्ट सोचना है कि लाभ कितना हो रहा है, और हमेशा नीचे में क्या रहेगा आपके पास, मतलब जिससे तुलना किया जाएगा। किससे तुलना कर रहे हैं भाई, अगर आपको लाभ चाहिए 47 रुपये में बेचने के बाद लाभ पता करना है, तो ये पता रहना चाहिए ना कि उसने खरीदा कितने में था, अर्थात तुलना किया जा रहा है 45 रुपये से। तो हमेशा जिसका तुलना करना है, किसका तुलना करना है, 2 रुपये का आपको लाभ हुआ ना, तो उसी का तुलना करना है। तो जिसका तुलना करना है उसको बटे के ऊपर में, और जिससे तुलना करना है उसको हमेशा बटे के नीचे में। ये है की पॉइंट आपके इस फार्मूले के बनने का, जिसका तुलना करना है उसको बटे के ऊपर में, जिससे तुलना करना है उसको बटे के नीचे में। ठीक है, फिर गुना करके आप 100 कर दें, आपके पास क्या निकल जाएगा, लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ निकलेगा, और हानि परसेंट निकालना है तो हानि निकलेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से फिलहाल देखें, इसका आंसर अगर मैं सोचूं तो कितना आ रहा है, ये 5 नियम 45 और ये 20 बार, तो 20 दूनी 40, 40 बटे 9%। ठीक है, जो भी आएगा आंसर। लेकिन अब सुनिए, ये तो लाभ परसेंटेज निकाला मैं किसके लिए, दुकानदार के लिए। लाभ परसेंट किसके लिए, राम के लिए बात करता हूँ मैं। राम का लाभ नहीं बोल रहा हूँ। देखो दुकानदार का लाभ और राम का लाभ दोनों का 2 रुपये है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का लाभ परसेंटेज सेम होगा। भाई तुलना अलग से किया जाएगा, ये भी 2 रुपये लाभ पा रहा है तो इसका भी 2 रुपये का तुलना किया जाएगा, लेकिन किससे, राम खरीद के लाया 47, राम के जेब से कितना गया, उससे तुलना किया जाएगा। राम के जेब से गया था 47 रुपये। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे 100%, तो ये आपका कैंसल आउट होगा, तो ये आ गया आपके पास 200 बटे 47%। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये वैल्यू अलग आएगा और ये वैल्यू अलग आएगा, बिल्कुल। ठीक है, दोनों वैल्यू अलग आने वाले हैं, इसलिए मैं बोला भले लाभ आपको सेम यहाँ पे दिख रहा है लेकिन लाभ परसेंटेज सेम नहीं होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रहा होगा ना अगर आपको ये वीडियो, तो आपको बिल्कुल इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है, लाभ परसेंटेज आपका लाभ बटे क्या हो गया, आपके जेब से जितना पैसा गया अर्थात क्रय मूल्य। ठीक है, राम के लिए क्रय मूल्य अलग था, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य अलग था। भले दोनों को 2-2 रुपये का लाभ हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, मेन मतलब है आपके पास उसके क्रय मूल्य से, अर्थात जिससे तुलना किया जाना है, इसलिए तो आंसर अलग आएगा दोनों का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि छूट कितना मिला, ठीक है, छूट कितना मिला, क्वेश्चन देखते जाएंगे, कई प्रकार के मैं प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं बोल लेता हूँ दुकानदार को कितना छूट मिला, दुकानदार को प्राप्त छूट, दुकानदार को प्राप्त छूट, दुकानदार को प्राप्त छूट बोल रहा हूँ ना मैं, छूट। मैं अभी छूट प्रतिशत नहीं बोला, सिर्फ छूट बोला।
तो 50 रुपये, हमेशा छूट किस में काउंट करना है आपको, अंकित मूल्य पे। तो 50 रुपये का चीज़ उसको मिल गया 45 रुपये में, मतलब कि उसको छूट कितना मिला, 5 रुपये का छूट मिला। ठीक है, 5 रुपये का छूट मिला बोल रहा हूँ मैं, छूट प्रतिशत नहीं। अगला प्रश्न यही कि उसको अगर पूछा जाए कि छूट प्रतिशत कितना है करके, दुकानदार के लिए छूट प्रतिशत, दुकानदार के लिए छूट प्रतिशत 50 में से 45 ना, तो छूट कितना है ये पता रहना चाहिए, छूट कितना हुआ उसको 5 रुपये का। अब तुलना किससे किया जाना चाहिए भाई, तुलना 45 रुपये से नहीं, मैंने बोला जब छूट प्रतिशत की बात आएगा ना तो हमेशा तुलना होगा किससे, अंकित मूल्य से। तो बटे के नीचे में इस बार क्या रहेगा आपके पास, अंकित मूल्य ही रहेगा, क्योंकि हमेशा छूट में तुलना किससे किया जाना है, अंकित मूल्य से ही किया जाना है। तो 5 बटे क्या हो गया ये 50, गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 50 दूनी 100, अर्थात उसको 10% का छूट प्राप्त हुआ है। 10% का छूट प्राप्त हुआ किसको, दुकानदार को। अब दुकानदार ने देखो छूट प्रतिशत किसका मैं लिख लेता हूँ, राम का छूट प्रतिशत। ठीक है, अब राम तो गया अपने पास 47 रुपये दिया दुकानदार को, दुकानदार उसको बोला कि 50 रुपये की चीज़ को मैं आपको 47 रुपये में दे रहा हूँ करके बोल दिया दुकान वाला। मतलब दुकान वाले ने 45 रुपये में अपना खर्च किया, उससे इस बार आपको कोई मतलब नहीं, किसको, राम को, क्योंकि राम को ये दिखाया जा रहा है कि आपके जेब से 47 रुपये जा रहा है, जबकि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 50 रुपये है करके। अब राम को छूट कितना मिला, तो राम को छूट कितना मिला भाई, 50 रुपये में 47 रुपये को घटाया जाएगा, कितना आएगा, 3। ये 3 रुपये का छूट हुआ। 3 बटे कितना बोला जाएगा आपके पास, 50, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है 50, फिर गुना क्या बोला जाएगा, 100। तो 50 दूनी 100 और 2 तिया 6% का छूट मिलेगा किसको, राम को। ठीक है, ये छूट परसेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से है प्रश्न। अगर मैं बोलूँगा कि श्याम को कितना छूट मिला करके, श्याम के बारे में अगर बात करूँ तो श्याम फिर गया किसके पास, मान लो क्या है, राम के पास या दुकानदार के पास, कहीं पर भी। अब राम क्या बोल रहा है, देखो इस प्रोडक्ट का, राम के पास गया ना श्याम, तो राम बोल रहा है देखो इस प्रोडक्ट का मूल्य कितना है, 50 रुपये, और मैं आपको तो 1 रुपये कम करके दे रहा हूँ 49 रुपये में। तो श्याम भी सोचेगा चलो अच्छी बात है, 50 रुपये का चीज़ 49 रुपये में मिल रहा है करके, उसको फ़ायदा हो रहा है करके समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन श्याम को जो छूट मिला ना, तो छूट 1 रुपये का इस बार, तो इस बार श्याम को प्राप्त छूट कितना है, 1 रुपये। तो मैं निकालने वाला हूँ छूट परसेंटेज। तो छूट परसेंटेज कैसे निकलेगा, छूट परसेंट कितना का छूट मिला श्याम को, तो 1 रुपये का। किस पर मिलेगा, तो ना तो इस 47 से मतलब, ना इस 45 से मतलब, श्याम तो देख रहे डायरेक्ट अंकित मूल्य को। तो बट्टे में क्या आएगा आपके पास, 50, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए फिर से 100, तो 50 दूनी 100, अर्थात 2% का छूट मिलेगा किसको, श्याम को। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। जितना छूट मिला वो हमेशा ऊपर रहेगा, और बटे में जिससे तुलना किया जाना है अर्थात अंकित मूल्य से, वो हमेशा नीचे। तो सिंपल सी बात, यदि फार्मूला आप रटना चाह रहे हैं तो फार्मूला इस रूप में रटें, लाभ परसेंटेज निकालना है तो बटे के ऊपर में लाभ रहेगा, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, और गुना आपको 100 करना है क्योंकि परसेंट निकालना है। वैसे ही हानि परसेंटेज होगा, जो कि अगले एग्जाम्पल में आपको समझाने वाला हूँ। हानि परसेंटेज निकालना है तो ऊपर में हानि को रखें, जितने का हानि हो रहा है, और बटे में क्या रखेंगे, या फिर आप क्रय मूल्य रखेंगे। ठीक, इतनी बात। अगर आपको छूट वाला बात करेगा, छूट का प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत में बटे के नीचे में आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं, छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे। तो बटे के नीचे में अर्थात हर में क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, अंकित मूल्य आ सकता है। छूट परसेंट वाले क्वेश्चन में बटे के ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, छूट रहेगा। छूट कितने का छूट मिला करके। अभी एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं, इस एक उदाहरण के सहारे और समझेंगे चीज़ों को। 3 लोग हैं, आशीष, रमेश और सुरेश। आशीष ने किसी वस्तु को 70 रुपये में खरीदा, रमेश ने 50 रुपये में खरीदा, सुरेश ने 60 रुपये में खरीदा। वस्तु वही है। ठीक है, देखना कैसे। आशीष ने इस वस्तु को रमेश को बेच दिया, रमेश ने इसी वस्तु को किसको बेच दिया, सुरेश को। ठीक है, आशीष ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 70 रुपये में।
आशीष ने 70 रुपये में जो वस्तु खरीदा उसको रमेश को बेचा 50 रुपये में। अब यहीं पे अगर आप रुकेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, 70 रुपये की चीज़ को आशीष ने, मतलब कोई वस्तु को 70 रुपये में ख़रीदा था, अब उसको बेच दिया 50 रुपये में। तो सिंपल सी बात है भाई, आशीष को क्या हुआ है, घाटा हुआ है। अधिक में ख़रीदा, कम में बेचा, मतलब उसको घाटा हुआ है। यही बात किसके लिए सोचा जाए, यही बात अगर मैं सोचूं किसके लिए, रमेश के लिए सोचूं, रमेश के लिए, तो रमेश ने 50 रुपये में ख़रीदा है और 60 रुपये में बेच दिया, तो रमेश को क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। रमेश को होने वाला है लाभ, आशीष को होने वाला है हानि। ठीक, तो मैं लाभ परसेंटेज निकालूंगा तो आशीष के लिए नहीं निकाल सकता, किसके लिए निकालना पड़ेगा, रमेश के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब बात किया जाए, लाभ अगर बोला या हानि बोला, तो हानि हो रहा है डायरेक्ट, इसको समझ में आया कितना, 70 माइनस 50, 20 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हुआ करके समझ में आएगा, या ऐसे कि कर दिया जाए डायरेक्ट 20 रुपये का हानि। 20 रुपये का हानि हुआ है किसको, आशीष को। यहाँ पे रमेश को फ़ायदा हुआ ना, हानि नहीं बोल सकते। 10 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर। तो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, पहला प्रश्न, आशीष का हानि प्रतिशत ना, उसके लाभ प्रतिशत तो नहीं निकाल सकते, हानि का परसेंट किसके लिए, आशीष के लिए। तो फार्मूला अगर सोचेंगे तो हानि परसेंटेज बराबर में बटे किया ना, मैं हानि परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर में हानि रहेगा, हानि रहेगा। कितने रुपए का हानि हुआ उसको, 20 रुपये का हानि हुआ, बटे में मैंने बोला लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, आपका क्रय मूल्य पे। तो आशीष का क्रय मूल्य कितना था, रमेश के क्रय मूल्य से मतलब नहीं, क्योंकि आशीष को हानि हो रहा है ना, अभी इन दोनों के कहानियों में आशीष को हानि हो रहा है, तो आशीष का क्रय मूल्य, आशीष का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु को कितने में खरीदा, 70 रुपये में, फिर गुना करके ऊपर में आपके पास क्या है 100। इसको हल करेंगे, शून्य शून्य कैंसिल आउट हो गया, तो 200/7%। इसको हल करने बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या है, आपके पास हानि परसेंट है किसका, आशीष का। ठीक, इतनी बात। अगर मैं बात करूं रमेश के लिए, तो रमेश के लिए मैं हानि परसेंट नहीं निकाल सकता, रमेश के लिए निकालूंगा मैं लाभ का परसेंट। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, रमेश के लिए, लाभ परसेंट। अब देखें रमेश को कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, तो 50 पर, क्योंकि यहाँ नीचे में 50 ही, यही कंफ्यूज करता है आपको, यही सब चीज़ें। आपको बटे के नीचे में किसको रखना है, बटे के नीचे में हमेशा जिससे तुलना किया जा रहा है। तो भाई वो 10 रुपये का लाभ आपको तभी समझ में आया जब आपने बात किया उस 50 रुपये का। ठीक है, तो 50 रुपये से तुलना किया जा रहा है, तो 10/50 अर्थात लाभ बटे क्रय मूल्य, फिर गुना करके आप क्या करते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 20% आ जाता। ठीक, तो लाभ परसेंट और ये हानि परसेंट, हानि परसेंट किसके लिए, आशीष के लिए, लाभ परसेंट किसके लिए, रमेश के लिए। ठीक है, अगर मान लो मैं थोड़ा सा अब कहानी बता रहा हूँ आपको कि बीच में रमेश आता ही नहीं, बीच में रमेश आता ही नहीं, सुरेश चले जाता डायरेक्ट किसके पास, आशीष के पास। तो आशीष को जो 20 रुपये का घाटा हो रहा है ना, वो घाटा सिर्फ कितना होता, 10 रुपये का, क्योंकि 70 की चीज़ को वो 60 रुपये में बेचता, तो 10 रुपये का घाटा होता। तो इस बार भी आपको क्या निकालना पड़ता, यदि डायरेक्ट आशीष बेचे इसी सामान को, 70 रुपये के सामान को किसको बेचे, डायरेक्ट सुरेश को बेचे कितने रुपए में, 60 रुपये में, तो इस बार भी तो हानि होगा ही होगा, किसको, आशीष को। लेकिन हानि परसेंट ना, हानि परसेंट कितने का हो रहा है, पहले हानि 10 रुपये का, बटे में क्या होगा, आशीष ने कितने में ख़रीदा था, 70, फिर गुना आप किए यहाँ पे 100, तो इसको हल करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको, वो क्या होगा, आशीष का हानि परसेंट होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में और एक प्रकार का प्रश्न कि आपको पूछेगा ना, ये प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है कि रमेश का क्रय मूल्य, रमेश का क्रय मूल्य सुरेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। देखो क्या बोला, किसका किससे तुलना किया जा रहा है, यही चीज़ ध्यान रखना है बराबर। आंसर देखें कैसे निकाल रहा हूँ मैं। अब इन सब चीज़ों के लिए ना आपको फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं बोला आपको फार्मूला रटने से अच्छा समझने में फोकस करें। रमेश का क्रय मूल्य सुरेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, अर्थात रमेश ने जो पैसा अपने जेब से खर्च किया वो सुरेश ने भी अपना पैसा खर्च किया अपने जेब से,
तो भाई ये पूछा जा रहा है रमेश ने जितना खर्च किया वो कितना प्रतिशत है, किसका, सुरेश का। तो जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे, रमेश के पैसे का तुलना किया जा रहा है सुरेश के पैसे से, तो रमेश का पैसा क्या रहेगा ऊपर में। रमेश का पैसा क्या है 50 रुपये ना, क्योंकि क्रय मूल्य का क्रय मूल्य से तुलना। सुरेश का पैसा कितना है 60। अब चूंकि आप परसेंटेज निकाल लो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको 100%। अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ तब और समझ में आएगा। इसी चीज़ को उल्टा कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सुरेश का क्रय मूल्य रमेश के क्रय मूल्य का, रमेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। तो आंसर अब देखें, मैं डायरेक्ट क्रय मूल्यों का तुलना कर रहा हूँ ना, सुरेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। तो भाई सुरेश का क्रय मूल्य रमेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो सुरेश का क्रय मूल्य रहेगा ऊपर में, क्योंकि सुरेश के पैसे का तुलना किया जा रहा है रमेश के पैसे से। रमेश का पैसा कितना है 50, तो वो 50 नीचे में रहेगा क्योंकि रमेश से तुलना किया जा रहा है। फिर गुना करके आप क्या करेंगे 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज में मान कहलाएगा किसका, सुरेश का क्रय मूल्य रमेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, वो आंसर। अभी और प्रश्न ध्यान देंगे। रमेश, ध्यान से सुनेंगे ना, रमेश का क्रय मूल्य सुरेश के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। अब प्रश्न की प्रवृत्ति देखें क्या लिखाया है। रमेश का जो क्रय मूल्य है, सिंपल सी बात है, क्या समझ में आ रहा है, रमेश का क्रय मूल्य 50 रुपये, सुरेश का क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा रमेश का क्रय मूल्य सुरेश से कितना अधिक है करके, भाई साफ साफ दिख रहा है 50 रुपये ये है, ये 60 रुपये है, तो मैं यही पूछूंगा आपको कि क्रय मूल्य कितना कम प्रतिशत में है करके। इसलिए मैं लिखा सुरेश के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा बोला रहता तो इस प्रकार से सॉल्यूशन जाता। मैंने ये बोला से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कि आपको पहले तो एक बात ये समझ में आ रहा है कि इसका आंसर अगर करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को समझ में आ रहा है कि रमेश ने 50 रुपये खर्च किया, सुरेश ने 60 रुपये, तो कितना कम खर्च किया, 10 रुपये कम खर्च किया। तो हमेशा ऊपर में क्या रहेगा आपका, कितना कम खर्च किया है ना, तो वो कम खर्च ऊपर में रहेगा। किसकी तुलना में बात चल रहा है, रमेश का क्रय मूल्य सुरेश के क्रय मूल्य से, मतलब कि नीचे में क्या आएगा सुरेश का पैसा। सुरेश का पैसा क्या आ गया नीचे में 60 रुपये। अब यहीं पे दिक्कत, सर आपने अभी तो 60 के ऊपर में 50 लिखा था, यहाँ पे 60 के ऊपर में 10 कैसे लिख दिया। तो प्रश्न यही तो है और इसी में तो खेल होता है। फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या पूछा गया था, रमेश का जो पैसा लगा है वो डायरेक्ट सुरेश के पैसे का कितना प्रतिशत है करके। लेकिन इसमें देखो रमेश ने जो खर्च किया, सुरेश ने जो खर्च किया, सुरेश ने जितना खर्च किया उससे कितना प्रतिशत कम खर्च किया रमेश ने, ये बोल रहा है। तो हमेशा कम, तो पहले तो कितना कम वाला डाटा ऊपर में रहेगा, कितना कम किया है रुपयों में, तो 10 रुपये। अब इस 10 रुपये का तुलना कर दिया जाए 60 रुपये से, तो नीचे में आएगा 60, फिर गुना करेंगे 100, तो ये निकलेगा आंसर। फिर अगर मैं प्रश्न बोलूँ यहीं पर कि सुरेश ने, ठीक है, सुरेश ने रमेश से कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया, कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया। देखो अभी मैं आपको कम खर्च किया करके नहीं पूछ सकता, साफ साफ दिख रहा है कि सुरेश ने ज़्यादा पैसा दिया है और रमेश ने कम पैसा दिया है 50 रुपये। फिर वही बात, सुरेश ने कितना पैसा अधिक दिया, बोले आप कम पैसा नहीं भाई, अधिक दिया है ना, तो 10 रुपये अधिक दिया। लेकिन किसकी तुलना में, अब सुरेश का तुलना किया जा रहा है किसके पैसे से, 50 रुपये, अर्थात रमेश के पैसे से। रमेश से कितना प्रतिशत अधिक बोल रहे हैं ना, मतलब तुलना किया जा रहा है किससे, रमेश के पैसे से। रमेश का पैसा कितना है 50, इसलिए नीचे में आया 50। तो यही ना इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे 60 आ गया सर, यहाँ पे 50 आ गया, इन्हीं में तो हम लोग फंसते हैं। यहाँ पे भी नीचे में 60 है लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, ये कैसे हो गया। तो भाई ये सब चीज़ें ना प्रश्न को समझने वाली बात है। अगर आपको बोलेगा से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बटे के ऊपर में अधिक वाला डाटा, फिर उसके बाद जिससे अधिक है, किससे अधिक है, उसको आपको नीचे में रखना है।
ठीक है। अगर बोलेगा कि किससे कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले तो प्रतिशत कम है पूछ रहा है, मतलब ऊपर में आपको रखना पड़ेगा कि कितना कम है पहले तो बात, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना क्या किए रहते हैं आप 100, तब निकलता है ये परसेंट में मान, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं अगले क्लास में पूरे क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा जहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया बिल्कुल, तो मेरी गारंटी है कि आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होने वाला है, बिना फार्मूले के चीज़ें चल सकता है। इसलिए अच्छे से इस वीडियो को एक बार और देख लें, तो आपका अगले क्लास के लिए आसानी से प्रश्नों को हल करने का क्षमता बढ़ सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।